स्वागत है आपका मेरे दोस्तों। आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। इसमें 5 वंश कुल आए। उन पांचों वंशों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। मामलुक वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गोरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया। उसने मोहम्मद गोरी के एक अन्य विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन की पुत्री से विवाह किया। उसने अपनी बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा से किया, जो सिंध का प्रभावी अधिकारी था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्की दास अधिकारी इल्तुतमिश से किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह के माध्यम से अपने क्षेत्र विस्तार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने न तो अपने नाम से कोई सिक्का चलवाया और न ही कोई खुतवा पढ़वाया। खतवा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालिक और सिपह सलार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया तथा सुल्तान की पदवी धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति, अचूक तीरंदाज, साहसी तथा प्रभावशाली व्यक्ति था। एक गुलाम की अवस्था से उठकर सुल्तान के पद पर पहुंचना उसकी योग्यता तथा प्रतिभा का ही परिचय था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया तथा लाहौर ही उसकी राजधानी थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आराम शाह लगभग 1 साल के लिए राजगद्दी पर बैठा। तो उसके बाद 1210 में 1 साल के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में असंतोष, साधारण जनता में अशांति व उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठाया। हालांकि आराम शाह ने ऐबक का पुत्र होने के संबंध में विवाद है। आराम शाह को सत्ता से हटाने के लिए उद्देश्य से बदायूं के प्रांताध्यक्ष इल्तुतमिश को एक निमंत्रण पत्र भेजा गया। तो जो आराम शाह को हटाने के लिए इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाई एवं उसकी सफलता: दिल्ली के अमीरों का दमन, यल्दौज का दमन, बंगाल के विद्रोहियों का दमन, कुबाचा का दमन, 40 अमीरों के दल का गठन, खलीफा का प्रमाण पत्र, ये सब उसे प्राप्त हुए थे। सुल्तान आजम की उपाधि से उसे नवाजा गया। सफल कूटनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ, फिर भी उसने प्रशासन की और समुचित ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को संगठित रूप से और स्थायित्व प्रदान किया। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी: इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में होने के बाद 1265 ईस्वी के मध्य तक लगभग 30 वर्षों तक इतिहास, संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का बढ़ रहा। इन वर्षों में इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए और बाद में पदच्युत करके मार डाले गए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, का नियंत्रण था। फिरोज की मां एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। उसके बाद राज्य में फैली अराजकता को बंद करने के लिए रजिया सुल्तान ने मोर्चा संभाला। 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट और टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। उसने इक्ताओं में फेरबदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की। एक अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत खान को उसने अमीर आखुर अश्वशाला का प्रमुख
नियुक्त किया। इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया था, ने विद्रोह कर दिया, जिससे अमीर वर्ग के साथ उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर ली। रजिया जब अमीरों के विद्रोह का दमन करके राजधानी से बाहर निकली, तभी जलालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया। ऐसा माना जाता है कि रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। तो जंगल में ही उसकी डाकुओं ने हत्या कर दी रजिया सुल्तान की। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह शासन किया। वह अत्यंत सफल शासिका थी, जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 में। गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया। सर्वप्रथम किसी विशेष पद पर हेतु इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य बनने में सफल हुआ। रजिया को अपदस्थ करने वाले षड्यंत्र में उसने भाग लिया। उसने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये उसने विद्रोहों का दमन किया, उलेमाओं की रणनीति बनाया, राजत्व का सिद्धांत इसने दिया, दैवीय सिद्धांत दिया, शाही वंशज होने का दिया, सेना का संगठन किया, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। और उसके काल में न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। गयासुद्दीन बलबन के काल में बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद, जो बलबन का पुत्र था, की मृत्यु बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के 100 को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन तक उपवास रखा। उसके मरने के उपरांत उसके क्षेत्र के लोग बहुत दुखी थे। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही मामलूक या गुलाम वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत पर सामान्य कुल के खिलजियों का शासन स्थापित हो गया। तो इसी के साथ ही खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक इसने शासन किया। जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने उनका पालन पोषण किया और बाद में उसे अपना दामाद बनाया। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना, उसने इलाहाबाद जिले में कड़ा मानिकपुर की जागीर अलाउद्दीन को दे दी। अलाउद्दीन शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। जैसे ही उसे राजगद्दी प्राप्त हुआ, चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और सुल्तान घोषित कर लिया खुद को। उसे सिकंदर ए सानी उपाधि धारण की। सिंहासन की प्राप्ति जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद अलाउद्दीन की तुरंत गद्दी प्राप्त न हो सकी। ज्यों ही मलिका ए जहां जलालुद्दीन की पत्नी को अपने पति की हत्या का समाचार मिला, उसने तुरंत अपने छोटे पुत्र कद्र खां और रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया और अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान से बुलाया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया और अक्टूबर 1296 ईस्वी में विधि पूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन अभी कड़ा में ही था। जैसे ही उसने इस घटनाक्रम का पता चला, बिना समय नष्ट किए अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से दिल्ली की ओर बढ़ा और अपने मार्ग में लोगों को सोने व चांदी के टुकड़े व सिक्के बांटे। दक्षिण विजय से लाए हुए धन के इस वितरण से लोगों को अलाउद्दीन की ओर आकृष्ट किया। जब दिल्ली में बैठे इब्राहिम ने देखा कि विरोध असंभव है, तो अपनी माता और मालिक अहमद के साथ दिल्ली छोड़कर मुल्तान की ओर भाग गया। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी संभाला। उसके बाद उसने कई राजनीतिक अभियान किए। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और सुल्तान की सेना ने गुजरात विजय के समय सूरत सहित कई नगरों व सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसी राज्य के खंभात बंदरगाह पर आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक कफूर को नुसरत खां ने खरीदा, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बना।
मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति बना। उसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, मालवा पर विजय प्राप्त की, मारवाड़ पर विजय प्राप्त की। मारवाड़ के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, अंततः वह मारा गया और मारवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ। जालौर पर विजय प्राप्त की, जालौर की विजय ने अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान की विजय को पूर्ण कर दिया। उसके बाद दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की, अलाउद्दीन ने बहुत सारे विजय अभियान चालू किए, पांड्य राजाओं को हराया, देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया था 1313 ईस्वी में। न्याय व्यवस्था को सुधारा, सैन्य बलों को सुधारा, आर्थिक सुधार लाया, बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया। अलाउद्दीन ने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को मांग तथा पूर्ति के नियमानुसार घटने तथा बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उसकी मूल्य अस्थायी कर दिया और बाजार में कर्मचारियों का नियुक्ति किया। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर खुसरो शाह शासक बना। वह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद क्रमशः उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो आदि अयोग्य शासक बने। तो उसके बाद तुगलक वंश का उदय हुआ 1320 से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक शाह। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश ने 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह वंश कराना तुर्क के वंश के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता कराना तुर्क था। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए। तेलंगाना वारंगल पर प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान किया। जॉन खान वारंगल पर पुनः उसने युद्ध अभियान किया। तेलंगाना पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। सुल्तानपुर उसका सुल्तानपुर उसका नाम रखा। 1314 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जॉन खान ने अपनी दूसरा अभियान 1324 से जाजनगर उड़ीसा पर किया। हिंदुओं के प्रति उसकी बड़ी कठोर नीति थी। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह करने को तैयार हो जाएं, और न ही इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि छोड़कर भाग जाएं। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में उसके पुत्र जौना खां द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का भवन निर्मित किया गया था। जब मंडप के नीचे सुल्तान आए तो हाथियों के कुछ दल भड़क गए, और जिसके कारण वह मंडप गिर गया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक और राजकुमार महमूद खां और भी कई व्यक्ति उसमें दबकर मर गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जौना खां ने का मंडप गिराने का षड्यंत्र किया था, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि कहीं भी इतिहास में कि उसी द्वारा किया गया था गयासुद्दीन तुगलक की हत्या। उसके बाद गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। यानी कि जो उसका पुत्र था जौना खां, उसने मोहम्मद बिन तुगलक नाम अपनाया और उसने अपने पिता की मृत्यु का शोक उसे 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया। 40 दिन के बाद उसने अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही और मोरक्को यात्री इब्न बतूता के नाम यात्रा वृत्तांतों में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक जीवन में राजकुमार जौना खां गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। खुसरो शाह द्वारा उसे शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, परंतु जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने संरक्षक खुसरो शाह के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया और खुसरो शाह को अपदस्थ करके अपने पिता की सहायता की। 1320 ईस्वी में पिता गयासुद्दीन तुगलक के सम्राट बन जाने के बाद राजकुमार जौना खां के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति हो गई थी। जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसने बहुत सारे योजनाएं शुरू की, जैसे दोआब में कर वृद्धि,
कर वृद्धि के संबंध में विभिन्न मत थे। सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसके पूर्ति के लिए कर वृद्धि की गई थी। उसने करों को बढ़ा दिया, राजधानी में परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। तो ऐसा प्रश्न पूछता है कि देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे काम किए। उसने सैनिक अभियान किया और 1351 ईस्वी में एक विद्रोह को दबाने हेतु सिंध जाते समय सुल्तान रास्ते में बीमार पड़ गया। अंततः 1351 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही क्रूर शासक था। वह अलाउद्दीन की तरह अपने जो भी खिलजी की तरह जितने भी कर व्यवस्था, उसने करों को बहुत ही बढ़ा दिया था और ख़ास करके हिंदू लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी जीवन था उस समय का। चरित्र एवं कार्य भाग्यहीन आदर्शवादी कहा है। कुछ विद्वानों ने इन्हें भाग्यहीन आदर्शवादी कहा है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के पश्चात 1351 ईस्वी में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर बैठा। फिरोज शाह की माता एक राजपूत सरदार की पुत्री थी। बर्नी के मतानुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने कर व्यवस्था को सही किया, लगान व्यवस्था को सही किया, क्योंकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत लगान ही था। सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का प्रमाणिक विवरण तैयार करने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया। भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कृषि एवं राजस्व सुधारों के फलस्वरूप प्रजा समृद्ध हो गई। अफीक लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई। उसके पूरे 40 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा, मतलब उसके काल में बिल्कुल अकाल नहीं आया। जो तुगलक वंश था 1320 से लेकर 1314 ईस्वी तक था और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक था। उसके काल में उद्योग एवं कारखाने बहुत सारे थे। राज परिवार के उपयोग में आने वाले आवश्यक वस्तुओं तथा विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए 36 शाही कारखानों की स्थापना करवाई, जो राज्य के द्वारा संचालित होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे सैन्य अभियान किए। उसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहाँ के जो जगन्नाथ मंदिर है उसको नष्ट कर दिया और काफ़ी धन लूटा। फिरोज शाह ने कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का सफल अभियान किया। इस अभियान में ज्वालामुखी मंदिर में अनेक सांस्कृतिक रचनाएं, पांडुलिपियों को उसने प्राप्त किया। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम अभियान ठट्टा से हुआ, सिंध से हुआ, जहां 1362 से 1364 के 2 वर्षों के अभियान के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली। किसानों पर लगे तकावी ऋणों को उसने माफ़ किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में होने के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। उसका कोई खास उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जिसके कारण उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश की स्थापना होगी। सैयद वंश का जो संस्थापक है खिज्र खां। सैयद के 37 वर्ष के शासनकाल के कुल 4 शासक थे: खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन अलाम शाह। सैयद वंश के शासकों ने कुल 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लेकिन इस दौरान सैयद शासकों ने अपने पूर्ववर्ती खिलजियों की तरह न तो क्षेत्र विस्तार और न ही धन प्राप्त किया और न ही तुगलकों की तरह आंतरिक प्रशासन सुदृढ़ किया। सैयद वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र और छोटा हो गया। इस प्रकार सैयद वंश की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही जिससे उसे इतिहास में आदर और सम्मान प्राप्त हो। उसके बाद लोदी वंश 1451 में उनका उदय हुआ, 1526 में इनका समाप्ति हुआ। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश लोदी वंश की नींव रखी। लोदी वंश के कुल 3 शासक हुए: बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी।
बहलोल लोदी अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में दिल्ली का शासक बना, परंतु वह दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य में फिर अपने अधीन कर लिया, जो बहुत वर्षों से उसकी सत्ता का विरोध कर रहा था। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक के रूप में अपने बेटे बारबक लोदी को नियुक्त किया। सिकंदर लोदी उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सिंहासनारूढ़ हुआ। सिकंदर लोदी को अपना सुल्तान मानने से अमीरों व सुल्तानों में कुछ संकोच था, क्योंकि उसकी माता एक हिंदू थी, परंतु सिकंदर ने अपनी चतुरता, बुद्धिमत्ता और साहस के द्वारा विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और विद्रोहियों का दमन कर हिंदू जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई और अपने आप को एक धार्मिक कट्टर अफगानी मुसलमान के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसके बाद इब्राहिम लोदी आया। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इससे उसने सभी अफगान सरदारों का निर्विरोध स्वीकृति मिली थी। इब्राहिम का ग्वालियर अभियान बहुत ही प्रमुख है। इब्राहिम ने सल्तनत की स्थिति मजबूत करने के लिए ग्वालियर को जीतने की योजना बनाई। 1518 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और विजित किया और उसे वो राज्य में मिला लिया। मेवाड़ अभियान किया। ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसने खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा का सामना किया और इब्राहिम की हार हुई। इब्राहिम लोदी उसमें हार गए। पराजय का बदला लेने के लिए एक वर्ष बाद पुनः इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया और धौलपुर के निकट राजपूतों को पुनः पराजित हुआ। मतलब फिर से वो हार गया। राणा सांगा से वो पीछे हारा था, उसके बाद वो फिर से हार गया। मेवाड़ के शासक से वो हारा, फिर धौलपुर के निकट राजपूतों से हारा। उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का आगमन हुआ और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ज़्यादा थी और बाबर की सेना बहुत कम थी, लेकिन उसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया बाबर ने, जिसके द्वारा उसे जीत हासिल हुई। अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इब्राहिम की सेना पराजित हुई और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल राजवंश की स्थापना होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे मुगल वंश की स्थापना होगी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। जय हिंद।